नमस्कार। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे यूपी चुनाव से पहले सपा की बढ़ती परेशानी की, नीतीश कुमार के पीएम मोदी को लिखे पत्र की, जानेंगे भारत ने कहां दी चीन को मात। बात करेंगे कोरोना से क्यों परेशान दिख रही हैं ममता बनर्जी, और बुलेटिन के आखिरी में बात कोरोना से परेशान होते चीन की। लेकिन शुरुआत करते हैं यूपी में सपा की परेशानी से। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव की सड़क पर सक्रियता दिखाई देने लगी है। 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर उन्होंने साइकिल रैली निकाली, लेकिन इस बार अखिलेश यादव का आत्मविश्वास हिला हुआ दिख रहा है। वो दावा तो कर रहे हैं कि सपा 400 सीटों तक जीत सकती है, लेकिन उन्हें भरोसा 100 सीटों का भी होता नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव इस समय छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर कांग्रेस और बीएसपी भी है। सपा सुप्रीमो दावा कर रहे हैं कि वो किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उनके बयान बता रहे हैं कि वो प्रदेश में महागठबंधन बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनका नेतृत्व सपा के हाथ में हो। अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीएसपी को इसके संकेत भी दिए। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और बीएसपी पहले ये तय कर ले कि उसे सपा के खिलाफ लड़ना है या बीजेपी के। एक और मायावती अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर बोल रही हैं, वहीं अखिलेश यादव मायावती के खिलाफ एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ भी उनकी जुबान इस समय बंद है। इसके पीछे हाल ही में हुए पंचायत अध्यक्ष के चुनावों को माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर एक तरह से सफाया कर दिया है, उसने सपा प्रमुख का भरोसा हिला दिया है। उन्हें साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी की ताकत का अकेले या छोटे दलों के साथ मिलकर वो सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो शिवपाल यादव से हाथ मिलाने को तैयार दिख रहे हैं और बीएसपी की ओर लगातार उनका पैगाम भेजा जा रहा है कि एक बार फिर यूपी में एसपी और बीएसपी का गठबंधन तैयार किया जाए। इस बार इस गठबंधन में कांग्रेस को भी शामिल किया जाए। कांग्रेस तो सपा के साथ गठबंधन को तैयार भी दिख रही है। प्रियंका गांधी साफ कर चुकी हैं कि बीजेपी को हराने के लिए उनकी पार्टी गठबंधन को तैयार है, लेकिन मायावती के तेवर बता रहे हैं कि वो सपा से गठबंधन को तैयार नहीं है। बीएसपी से गठबंधन की कोशिशों से साफ लग रहा है कि अखिलेश लड़ाई से पहले ही हार मान चुके हैं। अखिलेश के तेवर बता रहे हैं कि सपा अकेले बीजेपी की ताकत का सामना नहीं कर पाएगी। जाति जनगणना बिहार में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इस मामले में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी इस मामले में साफ कर चुकी है कि ये फैसला केंद्र सरकार को लेना है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को जाति जनगणना को लेकर पत्र लिखा है। साथ ही पीएम से मुलाकात का भी उन्होंने समय मांगा है। नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही वो पीएम से मिलने दिल्ली जाएंगे, लेकिन उन्होंने लालू यादव पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। नीतीश ने कहा कि सबका अपना अपना काम है। मालूम हो कि विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात के क्रम में तय हुआ था कि जाति आधारित जनगणना के संबंध में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेगा। इसके लिए भाजपा को भी सूचना दी गई थी। बीजेपी को छोड़कर बिहार में सभी पार्टियां लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। नीतीश कुमार का दावा है कि इससे समाज के सभी वर्गों को फायदा होगा। तनाव उत्पन्न होने की कोई बात नहीं, लेकिन जाति आधारित जनगणना होगी या नहीं, यह फैसला केंद्र सरकार को करना है। पर इस मुद्दे पर हमें अपने विचार को रख देना चाहिए। भारत में 1931 में अंतिम बार जातिगत जनगणना कराई गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद अभी तक इस तरह की कोई भी जनगणना नहीं कराई गई है। इसके लिए सरकार अभी भी जातिगत जनगणना के लिए 1931 के आंकड़ों का ही सहारा लेती है। भारत ने चीन के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की है। चीन भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिर दुनिया में भारत का रुतबा इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है। अपनी हार से चीन बौखलाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं एशिया में जहाज़ों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का मुकाबला करने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता यानी RCEAP का अगला कार्यकारी निदेशक के चुनाव की, जिसमें भारत ने चीन को बुरी तरह से हरा दिया है और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन को इस पद के लिए चुन लिया गया है। चीन ने नटराजन को रोकने की पूरी कोशिश की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय उम्मीदवार ने RCEAP के कुल 21 सदस्य देशों में से 14 वोट प्राप्त करके 2/3 बहुमत प्राप्त किया है। इस पद के लिए भारत के अलावा चीन और फिलीपींस ने भी दावेदारी जताई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद चीन को 4 और फिलीपींस को 3 वोट ही मिल पाए। अगले कार्यकारी निदेशक के 2022 में कार्यभार संभालने की उम्मीद है।
मतदान के प्रारंभिक मूल्यांकन से पता चला है कि म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका भारत सरकार के साथ खड़े नजर आए, जबकि थाईलैंड जैसे अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने चीन के लिए मतदान किया और सिंगापुर ने फिलीपींस को प्राथमिकता दी। कंबोडिया और लाओस जैसे देशों ने स्पष्ट रूप से बीजिंग के लिए मतदान किया। राजनयिकों ने कहा कि क्वाड के सदस्यों सहित लगभग सभी पश्चिमी देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भारत के लिए मतदान किया है। अन्य पश्चिमी देशों जैसे डेनमार्क, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड और नॉर्वे ने भी भारत के लिए मतदान किया। देश में कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं। केरल और महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसने देश को डरा दिया है। सरकार दावा कर रही है कि अभी दूसरी लहर समाप्त नहीं हुई है। दूसरी ओर विशेषज्ञ तीसरी लहर होने का दावा कर रहे हैं। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल टीएमसी चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है कि वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान करें। बंगाल में 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। आज भी टीएमसी का दल चुनाव आयोग पहुंचा, लेकिन चुनाव आयोग कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव कराने में जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। इसी के चलते उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। 6 महीने में उन्हें चुनाव जीतकर सदन का सदस्य बनना था, लेकिन कोरोना के चलते चुनाव आयोग उपचुनाव नहीं करा रहा था। और अब कुछ ऐसी ही स्थिति पश्चिम बंगाल में बनती दिख रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से लड़ी थी, लेकिन उन्हें इस सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में हार के बावजूद भी ममता सीएम बनी, लेकिन अब चिंता ये है कि 3 महीने निकलने के बाद भी वो विधानसभा की सदस्य नहीं बन पाई हैं। ममता ने खुद के भवानीपुर सीट, जिससे वो पहले भी जीतती रही हैं, खाली करा ली है, लेकिन यहाँ उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ। ममता बनर्जी को 4 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना है, नहीं तो उनकी सरकार चली जाएगी। टीएमसी जहां चुनाव आयोग पर लगातार दबाव बना रही है कि वो बंगाल में उपचुनाव का ऐलान करें, बीजेपी का पश्चिम बंगाल में उपचुनाव कराने का मन नहीं है। वह लगातार इसका विरोध कर रही है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की टेंशन और बढ़ती जा रही है। उन्हें अपनी सीएम की गद्दी छूटने का डर सता रहा है। वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जब तक राज्य में कोरोना की स्थिति सामान्य नहीं होती है, तब तक ट्रेनें फिर से शुरू नहीं की जाएंगी। ऐसे में उपचुनाव भी नहीं होने चाहिए। बीजेपी की कोशिशों के चलते टीएमसी मुश्किल में दिख रही है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में फैल रहा है। WHO ने बताया कि ये वेरिएंट दुनिया के 135 देशों में फैल चुका है और तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। अमेरिका और ब्राजील में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या फिर 1 लाख के करीब हो गई है, तो ब्राजील में ये 40,000 को पार कर गई है। डेल्टा वेरिएंट का असर चीन में भी देखा जा रहा है। पिछले 6 दिनों से चीन में रोज नए संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 500 से ज्यादा मामले डेल्टा वेरिएंट के चीन में रिपोर्ट हो चुके हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चीन ने वुहान और झांगजियाजेई शहर को सील कर दिया है। कुछ इलाकों में बड़े पैमाने पर जांच के आदेश दिए गए हैं। वुहान में स्कूल, कोचिंग और कुछ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि वो मास्क लगाएं। प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों के परिसरों में स्वास्थ्य निगरानी बढ़ा दी है। झांगजियाजेई शहर के सभी 1 करोड़ 10 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। चिंताजनक बात यह भी है कि संक्रमण के नए मामले उन लोगों में भी सामने आए हैं जिन्होंने कोविड-19 रोधी टीके की खुराक ले ली है। वैसे ये दावा पहले भी किया जा रहा था कि चीनी टीका कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर ज्यादा प्रभावी नहीं है। चीन ने इसके साथ ही नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। कोरोना का पहला मामला चीन में मिला था, लेकिन चीन ने कोरोना पर जल्दी ही काबू पा लिया था। चीन दुनिया में पहला ऐसा देश था जिसने अनलॉक किया था। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।